नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आपका स्वागत करता हूं शिक्षा सरोकार के इस अंक में। आज विश्वास का बल लेकर, आशाओं के पल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं, बाधाओं के हल लेकर। आज मैं जिस बाधा का हल लेकर आया हूं उसका नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी एक ऐसी परेशानी जिससे हम अक्सर रूबरू होते रहते हैं। सवाल ये आता है, क्या ओवर थिंकिंग जिसे हम कह रहे हैं वो आखिर है क्या चीज़? क्या सोचना बंद कर दें? क्योंकि बुजुर्गों से तो यही सुना है कि आप जितना सोचेंगे, जितना गुनेंगे, उतना ही बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। फिर आखिर ये कैसी परेशानी और कैसा पशुपेश कि हम ओवर थिंकिंग के जाल के अंदर घुसते जा रहे हैं, इस मकर जाल में फंसते जा रहे हैं और अपने आप की शांति कहें, धैर्य कहें, विश्वास कहें और अंत में जैसे सफलता कहते हैं उसको भी खोते जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि चिंतन चिंता में बदलता जा रहा है? अपना में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इस महत्वपूर्ण सवाल का हल जानने के लिए ज़रूरी था कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से रूबरू आ जाए, उनसे मुलाकात की जाए जिन्होंने अपने अनुभवों के जरिए और अपने जो कार्य किए हैं उनके जरिए इस समस्या का समाधान खोजा हो। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट उपस्थित हैं वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर इसका निदान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर आरती कुमार जी, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आरती जी, आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में जो दूसरी शख्सियत जुड़ी हुई हैं वो मुंबई से जुड़ी हुई हैं, ज्योति कुंडू जी। ज्योति, अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई की तो अपने आप एक अलग सा तनाव कहें, खूबसूरती कहें, दोनों साथ में आते हैं। तो दोनों के साथ तालमेल कैसे बैठाना है ये लाइफ कोच ज्योति कुंडू जी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाती हैं। ज्योति जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे साथ इस मंच पर जुड़ी हुई हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आज हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं और तो उनके भी जिज्ञासा होगी कि आखिर ये ओवर थिंकिंग जीवन में शामिल क्यों होती है। तो आती जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा कि जो ओवर थिंकिंग की जो समस्या है उसके प्राइमरी जो रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, शुरुआती कारण क्या होते हैं, और ये कैसे जाना जाए कि कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग की गिरफ्त में फंस चुका है? ओवर थिंकिंग जैसे नेम जो है उससे हमें पता चलता है एक ही सोच को बार बार दोहराते रहना। लेकिन ये ऐसी सोच है जो दिखती नहीं है, मतलब हमें समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान सोच रहा है और क्या सोच रहा है। तो ओवर थिंकिंग के जो कारण है वो सेल्फ डाउट या पास्ट लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुए होंगे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिसके अभी भी सॉल्यूशंस उस इंसान को मिले नहीं है। तो वो हम सोचते एक ही थॉट ऐसे आ जाता है, या दिन भर में ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है या सामने ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें वो बंदा सोचने लगता है और उसे समझता ही नहीं है वो कितना घंटा उसमें सोच रहा है और सेल्फ टॉकिंग में भी वो व्यस्त हो जाता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे, एक ही सोच को लेकर आप ज्यादा सोच रहे हैं, उसी पे आप खुद ही, मतलब कोई और दूसरा नहीं कर रहा है, आप खुद ही सोच रहे हैं, सेल्फ टॉक है, सेल्फ डाउट है, तो समझ जाइए कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा कितना टाइम आप एक ही आपको देखिएगा, अरे अभी 10 बजे थे, अभी 10:30 बज गए हैं। इतना उस डीप, और मतलब एक थॉट आता है, उसके ऊपर दूसरा थॉट आता है, फिर उसके बाद और प्रॉब्लम्स याद आने, एक प्रॉब्लम की पर हम सोच रहे थे, अब वो प्रॉब्लम भी साइड में हो गया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे कंटिन्यू, जैसे वो मतलब हमको पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये है ओवर थिंकिंग। और इसके वजह से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यू एक ही सोच पर सोच रहे हो, ज्यादा किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो ये एक सिम्टम अगर आपको दिखता है तो दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। बड़ी बात है, यानी कि हमें अपनी बातों को जाहिर तो करना ज़रूरी है। अगर हम जाहिर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मकड़ जाल में खुद ब खुद ही फंसते चले जाएंगे। और यहाँ पर एक बात है जो ज़रूर आरती जी ने कही कि उस बात पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार में सोच रहे होते, अनावश्यक रूप से सोच रहे होते हैं, तो यानी कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चीज़ों को सोचना सही है, लेकिन कितना सोचना चाहिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं ज्योति जी की तरफ बढ़ना चाहूँ। ज्योति जी, सवाल मैं यहाँ पर ये भी लेना चाहूँगा, क्या ज़्यादा सोचना वास्तविक रूप से हमेशा हानिकारक ही होता है? क्या ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है? कि बुजुर्गों से तो हमने ये सुना है कि आप जितना सोचते हैं, जितना गुनते हैं, उतने बेहतर नतीजे आते हैं, और यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि नहीं, आप ज़्यादा सोचते हैं तो परेशानी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा सवाल सुनील जी। मैं कहना चाहूँगी कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि बुज़ुर्ग जो हमको कहते थे कि थिंकिंग जो है कुछ फ़ायदेमंद तरीके से भी फ़ायदा देती है, क्योंकि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हमें तो थिंकिंग करनी ही पड़ेगी। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी
स्थिति आ गई है हमारे घर में या कहीं बाहर या आप काम की जगह पर या स्कूल में, बच्चे जब पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है उनको, तो उस समय पर जो भी हम थिंकिंग कर रहे हैं वो ओवर थिंकिंग का जो पर्याय दे देते हैं हम लोग, वो नहीं कहेंगे हम, ये फायदेमंद वाली थिंकिंग है। और ये थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चे को, क्योंकि वो उससे एक नतीजे पे पहुंचेगा और वो आगे बढ़ेगा। और वही अगर हम दूसरी जगह देखें कि वो हानिकारक कब हो जाती है, जब हम देखते हैं कि वो उससे फियर, डाउट, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजों में घुसता चला जा रहा है। तो ये ओवरथिंकिंग जो है वो नुकसानदायक, और जो ओवरथिंकिंग हमको सॉल्यूशन की तरफ ले जा रही है, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई हूँ, मुझे कोई नतीजा मिल गया है, मैं इतने सारे सॉल्यूशंस निकाल पाई हूँ किसी प्रॉब्लम की और सिचुएशन की, तो उसको कहा जाता है फायदेमंद थिंकिंग, फायदेमंद थिंकिंग, नॉट ओवर थिंकिंग। क्योंकि ओवर थिंकिंग इज लीडिंग टू नेगेटिव थॉट्स, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसके परिणाम नजर आए, जिसको मंजिल मिलती नजर आए, वही थिंकिंग, वही सोच, वही जो विचार है, चिंतन कहलाता है। जो आप बिना किसी मंजिल के अगर आप बढ़ते जा रहे हैं तो आप किसी न किसी अंधेरे में खोते जा रहे हैं। ये कहना है हमारे साथ जुड़ी हुई लाइफ कोच ज्योति कुंडू जी का। बड़ी बहुत स्पष्ट सी बात है कि नतीजे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपको यहाँ पर विराम लेने की आवश्यकता है, आपको सोचने की आवश्यकता है ये कि आप इतना चिंतन कहें, जो विचार कहें वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं डॉक्टर आरती कुमार जी, उनकी तरफ रुख करना चाहूँगा। आरती जी, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते एक एक विचार के ऊपर बार बार में, जैसे आपने कहा कि उस मेमोराइज करने वाली सी बात कहूँगा कि उसे याद कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन सी वाली बातें आने लग जाती हैं, तो इसका मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में शामिल होने लग जाते हैं उनको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यस, ओवर थिंकिंग जो करते हैं हम, तो हमारा एनालिटिकल माइंड एक्टिव हो जाता है, हम एनालिसिस करने लगते हैं। लेकिन ये एनालिसिस करते वक्त क्या हम एक्शन भी ले रहे हैं, क्या सिर्फ सोच रहे हैं? जनरली ओवर थिंकिंग में क्या हो रहा है, हम कुछ एक्शन, फिजिकल एक्शन कुछ नहीं ले रहे, जो भी हो रहा है मन के अंदर हो रहा है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पास में जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और अभी तक उसका, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, जनरली ओवरथिंकिंग, जैसे कि अभी मैडम ने भी कहा कि फायदेमंद ओवरथिंकिंग होती है और एक नुकसानदेह। तो नेगेटिव थिंकिंग जो करते हैं, दोनों थिंकिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग में हमको एक्शन हम नहीं कर रहे हैं, हम बस ओवर थिंकिंग मतलब सिर्फ सोच ही रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रोक्रास्टिनेशन भी हमारे अंदर एक पैटर्न बन जाता है। क्योंकि जब भी कोई सोच है तो एनालिटिकल माइंड एक्टिव हो जाता है, उसको ये नहीं समझता है, माइंड है उसको, ब्रेन को ये नहीं समझता कि हम ये रियल में सोच रहे हैं या एक्चुअल जस्ट मन में हो रही है। वो तो उसका अपना फीलिंग, इमोशन, जैसे जैसे एक थॉट आते जाते हैं, जैसे जैसे हम सोचने लगते हैं तो अलग अलग फीलिंग्स एंड इमोशन जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। तो ये जो फीलिंग एंड इमोशंस होना स्टार्ट करते हैं, उसके वजह से हमको फिजिकल इलनेस भी हम कभी कभी अट्रैक्ट करते हैं। तो एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, फिर बहुत सारे, अगर हम ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते रहे और हमारे अंदर फिर बहुत ज़्यादा फियर जमा हो गया, तो फियर के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा, अगर हमने बहुत महीनों तक ओवर थिंकिंग किया तो डीप डिप्रेशन में चले जाना, जहाँ पे हेलुसिनेशन, स्किज़ोफ्रेनिक के भी पेशेंट्स इससे आ जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने के लिए आपको जो एनालिटिकल माइंड है उसको सही तरीके से आपको यूज़ करना है। हमें ये जो दिया है गिफ्ट है, कुछ भी हमारे लाइफ में जो भी हमको दिया है इट्स अ गिफ्ट, लेकिन वो सही तरीके से अगर हम ओवर थिंकिंग करें, ओवर थिंकिंग ये गलत ही वर्ड है, अगर हमको कुछ सॉल्यूशन निकालनी है जिसके अभी तक प्रॉब्लम आए ही नहीं है, तो हमको बैठकर एक नोटबुक लेनी चाहिए और उस नोटबुक में हमको लिखना चाहिए कि आज अभी मैं इतना 10-15 मिनट से कौन से थॉट पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर मेरे घर में आज पानी आया नहीं, लेडीज इसमें भी ओवर थिंकिंग करती है, अरे मेरे घर में पानी आया नहीं, फिर उस पानी नहीं आने के बाद से पूरे दिन का, अभी फिर 4 दिन के पहले क्या हुआ था, वो ऐसे कर करके 1-2 घंटा उसी में चला जाता है। ये तो जनरल हाउस वाइफ है, जैसे वर्किंग है, उनका अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो आज का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो 4 दिन पहले क्या हुआ था उसके रिलेटेड फिर ये खत्म होता नहीं, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो आपको बेटर है एक नोटबुक मेंटेन करिए। जब भी आपको पता है कि आप ओवर थिंकिंग करने का आपका एक पैटर्न है,
आप एक्शन कम करते हो, ज़्यादा सोचते हो, तो एक नोटबुक मेंटेन करिए, उसमें लिखिए कि अभी मुझे कौन सा थॉट आ रहा है। 10-15 मिनट से ज़्यादा अगर कोई थॉट पे आप काम कर रहे हो, तो आपको मैं एकदम क्लियरली ये मेंशन करूँ कि काम कर रहे हो। हम काम करते रहते हैं थॉट में भी, बट उसमें फिजिकल एक्शन नहीं होता है। तो हमको क्या लिखना है कि मैं कौन से थॉट से गुजर रहा हूँ, क्या मेरा प्रॉब्लम है, क्या मेरा फाइनेंस का प्रॉब्लम। जैसे किसी की शादी नहीं हुई है, तो वो सोच रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, बस उसके बाद से वो कॉन्सिक्वेंसेस, फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस भी अभी इसी 10 घंटे में सोच लेगा। तो बेटर है कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या मैं कर सकता हूँ, और मुझे किसको मिलना है। तो यहाँ पे क्या, यू आर यूजिंग द एनालिटिकल माइंड इन अ प्रॉपर वे। तो इसमें जो सेल्फ डाउट आता है, फियर जनरेट हो रहा है, जो अलग अलग फीलिंग एंड इमोशंस नेगेटिव जनरेट हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि ब्रेन को क्या, जब हम लिखते हैं तो क्लियर पिक्चर आ जाता है, अच्छा मुझे जी ये करना जी जी है, जी और इस जी आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ज्योति जी इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो आरती जी जो कह रही हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित भी कर रही हैं। वो जो ज़रा सी बात बीज लगने शुरू हुई थी, अब वो बड़ा वृक्ष बनता जा रहा है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या ये चीज़ फाइनली जाके एंजाइटी जिसका हम नाम लेते हैं, डिप्रेशन जिसकी हम लोग बात करते हैं, क्या उस पर जाकर खत्म होती है, या फिर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? सुनील जी, जहाँ आरती जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। कुछ टेक्निक्स जो हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, या कुछ ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, जब हम लाइफ कोचिंग करते हैं, तो इस तरह के लोगों से हमारा बहुत बार रूबरू होता है, जो कंटिन्यूअस एक ही काम या एक ही सोच पे टिक जाते हैं और वो उसको बदलना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को तो आप सोचेंगे नहीं कि ये एक बीमारी है, लेकिन वो मानते नहीं है उस चीज़ को। जैसे एक लेडी आई थी जिसको कंटिन्यूअस हाथ धोने की बीमारी थी। कंटिन्यूअस थोड़ी देर काम नहीं किया कि हाथ धो रहे, थोड़ी देर काम नहीं किया कि हाथ धोने जा रहे हैं, या नहा रहे हैं तो 2 घंटे तक नहा ही रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो उनको पता है वो गलत है। कहीं उनके घर का पूरा पानी चला जा रहा है, लोग उसमें, बाकी के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे। उनके मन पे कंट्रोल नहीं है, उनको अपनी मनस्थिति पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो उन्हें कुछ जो टेक्निक्स हम कहते हैं कि एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो किसी न किसी कारण की वजह से हुआ, कभी न कभी उनके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये पैटर्न आ गया उनके साथ। ये उनको पता नहीं चला कि ये उनके रेगुलर रूटीन में आ गया, और वो अब उन्हें परेशान कर रहा है। अरे उनको पता है कि मेरे घर का सारा पानी चला जाता है, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रही कि अरे मैं क्यों इतने घंटे नहाए जा रही हूँ। तो जी कई बार ऐसे लोग, प्रश्न भी पूछा गया कि आप नहाते नहाते थक नहीं जाते? वो कहते कभी कभी हम उधर ही सो जाते हैं। तो आप सोचिए कि ये सिचुएशन कहाँ तक जा रही है उस पेशेंट के साथ। तो वो, उसको कंट्रोल करना हमारा काम है, और उसे उस दायरे पर लेकर आना भी हमारा काम है। तो हमने वो टेक्निक्स उनको सिखाई हैं कि आपको किस तरह से अपने मन को शांत करना होगा, जिससे आपके ये पैटर्न चेंज होते जाएंगे। ये जो लाइफ का पैटर्न है, ये चेंज ऑटोमेटिकली होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरह से आप उस पैटर्न में चले गए थे, उस तरह से उससे बाहर भी आना पॉसिबल है। इसकी पॉसिबिलिटी आज है। जो टेक्निक्स हम लोग अपनी लाइफ कोचिंग में, अपने माइंडफुलनेस टेक्निक्स में सिखाते हैं, बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो हम सीबीटी बोलते हैं, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हैं। तो हम वो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स अलग अलग पेशेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से चलते हैं, और वो उस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं आज की डेट में, और वो लोग इतने खुश होते हैं कि हम उस जंजाल से बाहर आ गए हैं। तो ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस हद तक पहुंच भी रहा है, कुछ हद तक जहां हम पहुंच नहीं पा रहे। सुनील जी, आप मानेंगे नहीं कि आज आईएएस आईपीएस लेवल पे पहुंचने के बाद भी इंसान सुसाइड कर रहा है। सुसाइड कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अपेक्षाओं का दबाव लोगों पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को लेके मैं हमारे साथ में जुड़ी हुई आरती जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। आरती जी, तो यहाँ पर ज्योति जी ने एक बात उठाई है, कहीं ना कहीं अपेक्षाओं का दबाव बहुत देखने को मिल रहा है, और ये डिजिटल दौर है। यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए कहूँ या और चीज़ों के ज़रिए चीज़ें एक से दूसरे तक बहुत जल्दी से पहुंचती हैं, और एक कहीं ना कहीं भीतर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। उस कंपटीशन में कुंठा का भाव है वो भी आ जाता है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसने ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, जो इस तरह का, जो सोशल मीडिया की जो बात करें, डिजिटल मीडिया की हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से भी जो ओवर थिंकिंग की जो गिरफ्त है, उसके जो कहूँ कि शिकंजे ज़्यादा कसे जाते हैं? यस,
बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अभी बहुत सारे जन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है। आजकल सारे रिलेटिव्स हों, जो भी है आपके पहचान के, सारा अपना जो भी है स्टेटस डालते रहते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे पास अगर वो नहीं है, कोई ऐसे भी देखता है कि मेरे पास है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? फिर उसमें नेगेटिव थिंकिंग करते रहना। फिर ये नेगेटिव थिंकिंग करते वक़्त भी उनको जो टाइम उनका सोशल मीडिया में वेस्ट हो रहा है, जैसे ज्योति जी ने सही कहा कि टाइम मैनेजमेंट ही कुछ नहीं रहता है ओवरथिंकिंग में। और यहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ काम नहीं हो रहा है, बस जो हो रहा है वो तकलीफ खुद को ही हो रही है। अंदर ही अंदर वो खुद को बहुत लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, और ये सेल्फ डाउट हो रहा है। फिर इसी से जेलसी भी होती है, बहुत टाइम इसकी वजह से हम वेस्ट भी करते हैं सोशल मीडिया में। वो तो ये सारा हमारा जो भी है प्रोडक्टिविटी लेवल हमारी बहुत कम हो जाती है। जी जी जी, बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि इन बातों के दौरान एक बात जो स्पष्ट रूप से नज़र आती है, वही नहीं आती है कि कहीं न कहीं एक चर्चा जो है वो ख़त्म हो रही है, बातें कम हो रही हैं, तो उससे भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं ना। वो कहते हैं कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो दोस्तों, अगर किसी तरह की परेशानी है तो अकेला उसे जूझने से बेहतर होगा कि आप, आपके जो परिजन हैं, आपके जो मित्र हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ में भी बात ज़रूर करें, क्योंकि एक से दो भले होते हैं, ये हमेशा हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो आप जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ ज़रूर जुड़ें। और आप देखिएगा कि आपका जो समस्या है उसका समाधान या फिर जो लक्ष्य है आपको दूर नज़र आ रहा है, जैसे मुश्किलें नज़र आ रही हैं, उसके तरफ आप जल्दी से बढ़ने लगें। क्योंकि हमारे जो दोनों एक्सपर्ट हैं उनकी एक मत राय ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद ही खुद के अंदर एक ही में खोया रहता है, तो ये एकांत ना हो के अकेलापन हो जाता है। तो अकेलेपन और एकांत के अंतर को भी हमें समझना होगा, जो कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अकेलेपन और एकांत का जो अंतर है, इसको भी हमें महत्व के साथ में समझना होगा। ज्योति जी, आपकी तरफ जो सवाल जो निकल कर आ रहा है ये कि हर एक जो कहूँ कि परिवेश होता है, उसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत होती है, धरोहर होती है, जिसका अनुसरण करके लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। मगर भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ और चीज़ों की जो बात करता हूँ, जो हम जिस तरह से जीते हैं, क्या उनमें इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिनके जरिए हम ओवर थिंकिंग की जो बात करें? क्योंकि ये चीज़ें आजकल सुनने को ज़्यादा मिलती हैं कि ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो क्या पहले की जो सांस्कृतिक विरासत हमें जो मिली है, उसके अंदर उसको मैनेज करने को लेकर, इसको समझने को और सुलझाने को लेकर कोई तरीके थे? अगर थे तो आप किस तरह से उन्हें देखते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, मैं कहूँगी कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बहुत अच्छी है। मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ एक चीज़ें जो मैं सुनने में आती है कि वो लोगों के यहाँ पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें 18 साल से पहले अलग छोड़ दिया जाता है, माँ-बाप उनके साथ नहीं रहते, वो अपना सब कुछ खुद देखते हैं, खुद वो सँभालते हैं और कहीं वो थोड़े-से दूर हो जाते हैं अपने माँ-बाप के कनेक्शन से। और हम अब देख रहे हैं कि हमारी इंडिया में मम्मी-पापा दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो दोनों ही उस प्रोसेस में चले जा रहे हैं, तो वैसे ही बच्चों के साथ टाइम कम होते चला जा रहा है। तो मैं उससे नहीं उसको कनेक्ट करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट इतनी बढ़ गई है कि औरतें और घर के मर्द दोनों ही काम पे जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि कहीं न कहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। लेकिन इसके साथ-साथ घर में रात को बैठना, मिलकर खाना खाना, मिलकर एक डाइनिंग टेबल पे बैठकर डिस्कशन करना कि बच्चा आज क्या हुआ आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में, या हस्बैंड जहाँ गए थे, आपके यहाँ पर क्या हुआ? कुछ ऐसे किस्से जिससे हमने कुछ सीखा, बच्चे ने कुछ अलग नोटिस किया आज, तो उसको डिस्कस करके एक पॉजिटिविटी का माहौल घर में लाना जो बहुत दूर हो चुका है आज की डेट में। तो वो मैं सिखाती हूँ आजकल काफ़ी जगह पर, जहाँ पर भी बच्चे ज़रा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह से वो ओवरथिंकिंग और गलत डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दे रहे हैं। क्योंकि ये छोटा-सा जो हमने उनके हाथों में पकड़ा तो दिया है, लेकिन इसको किस तरह से एनसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करना है या इसको एक इडियट बॉक्स के रूप में काम करना है, वो चीज़ का समझाना हमारे हाथ में है। अगर माँ-बाप नहीं समझ दे पा रहे हैं, तो हम लाइफ कोचेज़, माइंड कोचेज़, आरती जी जैसे लोग बैठे हैं, हम जैसे लोग बैठे हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं आज ऐसे बच्चों की और उनको आगे ले जाने के लिए कि वो लोग सही में बहुत अच्छे हैं,
बहुत पावरफुल हैं और उनको आगे बढ़ाना हमारा काम है। वो कहीं गलत रास्ता पकड़ के कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो ये डिसीजन जो है वो उनके हाथ में है, हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पर ये सोच लोग नहीं, नेवर गिव अप एटीट्यूड, लेट गो नहीं कर देते कोई कोई चीजों को, और गिव अप नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गिव अप नहीं करते, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अरे यार छोड़, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। अगर इस तरह के बच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ जो है जो बहुत ज्यादा अंदर घुस जाते हैं, वो कहीं गलत डिसीजन लेके सुसाइड की तरफ ना चले जाएं। हम आज उसको रोकना चाहते हैं, आज ऐसे सुसाइडल केसेस को बचाना चाहते हैं कि किसी के घर का बच्चा ना चला जाए। उस चीज के लिए ही आज ये मिशन किया है कि सबके माइंडसेट को बदला जाए, सबको पॉजिटिव बनाया जाए, ताकि ये हम काम कर सके, जिसमें आप भी और शिक्षा सरोकार भी उस चीज का काम कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात कही कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शकों एक बात और निकल कर आई, जॉइंट फैमिली की हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली की जो हम बात करते हैं, वो भी एक जो रोल कहीं भूमिका कहीं ना कहीं अदा कर रही है, उसके ऊपर भी लगाम लगाई जानी बेहद ज़रूरी है। मानते हैं कि कुछ भौतिक समस्याएँ कहिए या फिर जिम्मेदारियाँ कहिए, उनकी वजह से हमें उनका अनुसरण कहीं या फिर उनका वहन करना ही पड़ता, निर्वहन करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें मध्यम रास्ते निकालने ही होंगे। ज्योति जी ने कहा है कि पारिवारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाना बेहद ज़रूरी है, वार्तालाप और सारी जो चीज़ें हैं उनको एक दूसरे से कन्वे किया जाना बेहद ज़रूरी। तकनीक आपको तजुर्बा दे सकती है, आपको सिखा सकती है, नॉलेज दे सकती है। जैसे तमीज़ की हम लोग बात करते हैं, जो जीने का आपको रास्ता सिखाती है, उसके लिए आपको बुज़ुर्गों के पास जाना ही होगा। अपने जो लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि किस तरह से ये जो सीख आपको मिली है उसको बरतना है। ये भी बड़ी बात कही है ज्योति जी ने कि जो सीख जीवन में लेते हैं उसको बरतना कैसे, आखिर उस तजुर्बे को यूज़ कैसे करना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको सीखने के लिए ज़रूरी है कि अगर जॉइंट फैमिली ना भी हो तो भी एक कम्युनिकेशन हमारे बीच में बना रहे, और कम से कम उन सरपरस्तों का जो हमें बताते हैं और हमें जानते हैं कि हम किस तरह से बेहतर बढ़ सकते हैं। आरती जी, फिर से एक बार मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं सवाल ये लेना चाहूँगा इस बार कि जब हम बात कर रहे होते हैं ओवर थिंकिंग को लेकर, तो इसमें जो प्रोफेशनल और जो पर्सनल जो लाइफ कहें जिसे हम लोग कहते हैं, और उसका जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है, क्या उसके ऊपर भी इसका कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। ओवर थिंकिंग के वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं रहते हैं, हम पास्ट के ही प्रॉब्लम्स एनालाइज करते रहते हैं और एक प्रॉब्लम के ऊपर सोचते ही रहते हैं। उसके बाद हमको एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स दिखते रहते हैं, और इसमें क्या होता है, फीलिंग एंड इमोशंस ऐसे फियर वाले आते हैं, डर आता है। तो जब हमारा ब्रेन ही सही तरीके से काम करने के लिए, हमारा माइंड ही सही तरीके से काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तब हम डिसीजन लेंगे कैसे? क्योंकि हमको जो सरफेस में टेंशन दिख रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है, वही बातों को हम दोहरा रहे हैं, लेकिन बस अपने मन में ही। तो हमको डिसीजन मेकिंग आएगी नहीं। हमको क्या करना चाहिए, अगर कभी भी आपको फियर आ रहा है, कोई बात को आप जनरली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो बेटर है फैमिली में, जैसे ज्योति जी ने कहा, फैमिली इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो हम इंडियन कल्चर में बहुत ही अच्छा है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, या अभी भी हम न्यूक्लियर में है, फिर भी हम कनेक्टेड हैं, सबसे अभी भी हम मिलते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में जो लोग आपको अच्छे से समझ सकते हैं, उनसे अपने प्रॉब्लम डिस्कस करिए। जनरली ओवर थिंकिंग मैं खुद ही सोच रही हूँ, खुद ही उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने के लिए मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे ऐसे कोई अपने फैमिली मेंबर को आपको ढूंढना चाहिए, जो भी है, जगह हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, तो उनसे एक दूसरे को वार्तालाप करनी चाहिए कि मेरे दिमाग में बार बार ये फियर आ रहा है, क्योंकि अनगिनत सोच की वजह से आपको फियर भी उतना ही आता है। तो आपको सामने सामने वो बताना है, जिस बात को लेकर आपको फियर आ रहा है, जिस बात को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको टाइम ही नहीं पता चल रहा है, तो फिर वो डिस्कस करते वक्त आपको पता चलेगा ये बाउंड्री लाइन मुझे खींचनी है। तो जिस वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से आपको सामने वाले को बताना चाहिए कि ये मेरी बाउंड्री में इधर तक ही, ये हद तक ही ये काम कर सकती हूँ, आगे का आपको मुझे सॉल्यूशन देना होगा। तो बैठ के आप मिलकर बात करें। और जनरली क्या होता है, फैमिली मेंबर से ही आप डिस्कस करिए, क्योंकि कोई बात पे अगर आपने किसी को कुछ अपना सीक्रेट्स बताया और उसने उसको किसी और को बताया, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो जो क्लोज फैमिली मेंबर जिस पे आपको फेथ है उनसे ही आप डिस्कस करिए। और इसीलिए आपको काउंसलर, स्पेशल अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो काउंसलर है, हमारे पास आप आ सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी सारे कॉन्वर्जेशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हम हमारे तक ही सीमित कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो आपको एक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और आप प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग का जो एक प्रॉब्लम ये भी है, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं होने की वजह से एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, शुरू हो जाता है। तो आपको चलिए, एक्सपर्ट गाइडेंस लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। बेहद सही बात कही अब डॉक्टर आरती जी आपने। डॉक्टर आरती जी ने एक बात कही है कि परीक्षार्थी भी खुद ही हो जाएं, परीक्षक भी खुद ही हो जाएं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बस एक आखिरी सवाल के तौर पर, क्योंकि समय हमें बस इतनी इजाज़त दे रहा है, तो यहाँ पर मैं ज्योति जी सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव थिंकिंग की और एक हार्मफुल थिंकिंग की, दोनों में बेसिक डिफरेंस हमारे दर्शक जो समझ जाएँ जिससे कि वो इस जाल में ना फंसे, वो हमें बताएँ, फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता ये परिंदा, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है ज़मीं मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो जब हम ये थिंकिंग रख के आगे चलेंगे तो प्रोडक्टिव थिंकिंग, क्योंकि हमें आसमान दिखाई दे रहा है, स्काई इज द लिमिट। और जब हम हार्मफुल थिंकिंग कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम गड्ढे की तरफ देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो नीचे गिरे जा रहा है, अब इसको नीचे की तरफ मतलब या तो कोई फंदा लगा लेना है या फिर कहीं कूद जाना है और खत्म कर देनी है लाइफ, तो इस चीज की थिंकिंग में नहीं जाना है। ये हार्मफुल थिंकिंग की तरफ चले जा रहे हैं हम, जिसका हमें बिल्कुल कोई हक नहीं है। जिंदगी उसने दी है, लेने का काम भी उसी का है, समय उसने डिसाइड किया है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां हम आगे आसमान की तरफ देख रहे हैं वो हमारी प्रोडक्टिव थिंकिंग है, और जब हम गलत देख रहे हैं कि अब हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अब हो गया, अब और नहीं आगे बढ़ा जा रहा, ये गिव अप कर दिया, नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है, जी। तो हम आगे जी ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उस कार्यक्रम में समापन में सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूँगा, अशफाक आमिर साहब का शेर है कि शहर खुशी का बस्ता देखें जिसमें सबको हंसता देखें, तो सब हंसे, सब खुशहाल रहें, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज आप दोनों इस मंच के ऊपर आए, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत अभिनंदन।